नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805009969606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। अगले जो टॉपिक है आपके भारत की राज्य व्यवस्था से है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, किंतु अमेरिका में न्यायपालिका और ब्रिटेन में संसद जो है वो सर्वोच्च पर है। तो भारत में जो सर्वोच्चता है वो अपने भारत के संविधान की है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान है और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। भारत का जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। और इसके अपनाए जाने के कारण जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछता है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपके 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वह पहला दस्तावेज था जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बने थे वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और यह जो है 1773 से यह नामकरण किया गया था। विनियमन अधिनियम 1773 ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था और इससे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे और बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे। इस अधिनियम ने जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी वर्ष 1774 में। अधिनियम आपका 1773 था और जो स्थापना इसकी की गई थी वह 1774 में की गई थी और इसके तहत इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे और जो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे वह एलिजा एम्बे थे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बाद में 1713 का चार्टर अधिनियम आया था। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था, अर्थात भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में जो है कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा और कंपनी का एकाधिकार जो समाप्त कर दिया। मतलब अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थे, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। यह आपका अधिनियम 1813 का था। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत का पहला विधि आयोग जो है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था। यह कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। भारत का पहला विधि आयोग जो है वह 1834 में गठित किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ जो है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनी। अधिग्रहण का अधिनियम, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम जानते हैं, डलहौजी द्वारा लाया गया था और ऐसे भारतीय राजा जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो वो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है और इसका जो पहला शिकार हुआ था आपका सतारा हुआ था 1848 में। 1858 का भारत सरकार अधिनियम को भारत के बेहतर शासन बनाने के लिए एक अधिनियम के रूप में भी जो है जाना जाता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। इस प्रकार जो है भारत का पहला जो वायसराय बनाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे और यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जब इंग्लैंड का प्रतिनिधि होता था तब वायसराय कहा गया और यह जो है पहले वायसराय जो बनाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे भारत के पहले वायसराय। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। इन तीनों का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों जिनमें बनारस राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था 1862 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था और उस टाइम जो है मार्ले मिंटो भारत के तत्कालीन राज सचिव थे और मिंटो जो है यह भारत के तत्कालीन वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1919 ने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। और वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। इससे पूर्व 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर इसका जो है गठन किया गया था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था
वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है शुरुआत की थी। और भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जो समय रहा आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे संविधान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह सबसे लंबा अधिनियम था और इसके दो अलग अलग अधिनियमों को जो है विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में टोटल जो है 321 धाराएं थी, 14 भागों में विभाजित किया गया था और इसमें जो है 10 अनुसूचियों का जो है वर्णन किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है अप्रैल 1937 से बर्मा जो है ये भारत से अलग हो गया था। भारत से बर्मा जो है वर्ष 1937 में अलग हुआ था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और इसे जो है 18 जुलाई 1937 को इसे शाही सहमति प्राप्त हो गई थी और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 जो है लागू हो गया था और 15 अगस्त को जो है भारत एक अलग जो है राष्ट्र बनता है। इससे पूर्व 3 जून 1947 को भारत के वायसराय उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने देश के विभाजन की योजना को पेश की जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। सभा गठन से शुरू करेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा जो गठन किया गया था वो नवंबर 1946 में गठन किया गया था और यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत जो है इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों जो संख्या थी वो आपके 389 थी, जिनमें 296 सीटें जो है वह ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का जो चयन है वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से जो है किया जाना था। टोटल जो है 389 जो सीटें बनाई गई थी, जिनमें 296 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश भारत से और 93 जो है रियासतों से थे और जिनमें जो है 4 जो है राज्यपालों के प्रांत और मुख्य आयुक्त थे। टोटल जो सीटें थी वो आपकी 389 सीटें थीं। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी, अर्थात एक सीट प्रति 10 लाख आबादी की गई थी। संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 को जो है यह आपका निर्वाचन हुआ था और यह जो निर्वाचन हुआ था वो टोटल 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था 1946 में, जिनमें 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और छोटों समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने टोटल जो है जो बची 15 सीटें थी उन पर जीत दर्ज की थी। तो इस प्रकार जो है 296 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जीती थी। यह डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। 208 सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ लेता है संख्या वाला। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न चुनकर सीमित लोगों द्वारा चुना गया था, जिनमें शिक्षित वर्ग, धनी और जमींदार आदि लोग जो है इसमें शामिल थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली जो बैठक है वह आयोजित की थी। संविधान सभा जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने बैठक का इसका बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के अलग राज्य पर जो है बल दिया था और यही कारण जो है इसमें पूरे सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और इसमें जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और बाद में जो है दूसरी बैठक आयोजित हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो पहली जो बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसमें जो है 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, एक आपके SC मुखर्जी जी, दूसरे VT कृष्णाचार्य जो है यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष रूप में चुने गए थे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। यह डेट आपको याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में डायरेक्ट डेट ही पूछी गई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो आपका 13 दिसंबर को पेश किए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है वह 2 साल 11 महीना और 18 दिन में संविधान सभा ने टोटल 11 बैठकें इसके लिए आयोजित की थी और इसमें जो कुल खर्च आया था वो 64 लाख रुपए का कुल खर्च आया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक आयोजित की गई थी वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। हमारे संविधान सभा जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे वो बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग BN राव के नाम से जानते हैं, इन्हें संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। हमारा जो संविधान वह पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
यह कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इससे एक दो बार जो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। संविधान सभा ने मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन किया। तो भारत ने जो है राष्ट्रमंडल में अपना जो सदस्यता सत्यापन किया वो मई 1949 किया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के जो संविधान सभा है उसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो भारत में पहले राष्ट्रपति हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान सभा में कुल टोटल 15 महिलाएं जो है वो सम्मिलित थी। 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय संविधान सभा में। यह डेटा जो आप लोग याद कर लीजिए, 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय संविधान सभा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनकी 2 समितियां थे, एक JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी SC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति। और अंबेडकर जी के अलावा टोटल 6 अन्य सदस्य थे। अंबेडकर जी इसमें चेयरमैन थे, बाकी 6 जो है वह अन्य सदस्य थे। अन्य कौन कौन सदस्य थे? इनमें N गोपालास्वामी अयंगार, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान। और बाद में जो है BL मित्र के स्थान पर N माधवराव जुड़ते हैं और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पश्चात TT कृष्णाचार्य जो है इस समिति में शामिल होते हैं। तो टोटल जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिनमें अंबेडकर जी चेयरमैन थे और 6 आपके अन्य सदस्य थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था, यहीं पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए कहा था। और बाद में कांग्रेस नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और वर्तमान में जो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं वह फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों जो है वो आ रहे हैं 2024 में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर। 1946 में प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे और बाद में यह जो क्षेत्र यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर से जो अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया और यह जो सीट थी यह M.R. जयकर की थी। इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद यह खाली हुई थी और उसी सीट से अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बने थे। और इससे पूर्व डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से नहीं पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। और जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है कि डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था वह 31 मार्च 1990 को दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह जो कथन था यह ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया था। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी 1946 में, उसमें 5 मुस्लिम सदस्य थे। उनमें जोकिर-नाथ मंडल जो कानून मंत्री बनाए गए थे, गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्रालय इनके अंतर्गत था, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, आई चुदगीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार को रेलवे और संचार मंत्रालय दिया गया था। 5 मुस्लिम सदस्य जो है वह हमारे अंतरिम सरकार में शामिल थे। कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1940 में भारत आया था और इसमें जो है स्टोफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस वो भारत के सचिव थे और A.V. अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री थे। तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। संविधान सभा की टोटल जो है 8 बड़ी समितियां थीं, जिनमें संघ समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे, संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी जिसे हम लोग परामर्शदाता समिति के नाम जानते हैं, इसके चेयरमैन जी थे वह सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता कराने वाली जो समिति थी इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जून 1948 में भारत सरकार ने एसकेधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो दिसंबर 1948 को जो है पेश की थी। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किए जाने की सिफारिश की थी। और बाद में कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया था और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को शामिल किया था। और इसी कारण जो है इसका जो नामकरण है वो JVP समिति के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 को पेश की थी और इसमें जो है इस बात का औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया था कि राज्यों की पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इसके पश्चात एक अन्य कमेटी बनाई गई थी अक्टूबर 1953 में।
भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था और यह कारण था मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और इसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन चला था। इसके लिए 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम पोटी श्रीरामुलु था और 46 दिन के आंदोलन के बाद जो है इनका निधन हो गया था और इसके निधन कारण जो है सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था और यह भाषा का आधार बनने वाला पहला राज्य था। भारत सरकार ने दिसंबर 1953 को जो है 3 सदस्यों की जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, जिसमें जो चेयरमैन बनाए गए थे वो फजल अली चेयरमैन थे और इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे वो KM पाणिकर थे और HN कुंजरी जो है यह अन्य सदस्य थे। इसका जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1953 किया गया था और इस आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो आपको 1955 में रिपोर्ट की थी और इस रिपोर्ट में जो है स्वीकार किया गया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का जो है वो गठन किया गया था। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में हमारे जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं वर्तमान में। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में हमें जो वर्तमान में है वो आपके 25 भाग हैं और 12 जो है अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनका वर्णन नीचे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है वो 2 जून 2014 को बना है। कई बार परीक्षा में आपको पूछा गया है। और इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि शासित प्रदेश बने हैं वो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को बनी है। यह भी डेटा आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारत राज्य व्यवस्था विभिन्न पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में। इसी प्रकार तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है आपके चौथी अनुसूची में। पांचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है आपकी पांचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें 3 प्रकार शक्तियों का वर्णन है, 3 प्रकार सूचियों का वर्णन जिनमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। राज्य सूची में इसमें दिए गए जो विषय पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची में जो है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है हमारे संविधान में। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और प्रारंभ में जो है जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में जो इनकी संख्या बढ़कर वो आपकी 22 हो गई है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे जो है संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो संबंधित है ये दल बदल से संबंधित है और इसे जो है 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था इसके तहत इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के विषय में जो है उल्लेख किया गया है और इसे हमारे 73वें संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गए थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संबंधित है और 12वीं जो है इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख किया गया है और इसे जो है 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था इसके तहत ये जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची को 1993 में जोड़ा गया था। इसे 73वें संविधान संशोधन 11वां और 74 को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्री के लिए हमारा क्रैश कोर्स चालू किया गया है 5 जनवरी से। इनमें अलग अलग टाइप के कोर्स हैं जिनमें कंप्लीट मटेरियल का फुल पेड ग्रुप है, इसके साथ जो है पेड क्विज का अलग पेड ग्रुप है, ओनली टेस्ट सीरीज का अलग है। हमारा वर्तमान में जो है 2024 के लिए जो प्री का कंटेंट तैयार किया गया है जिसमें टोटल 844 पेज हैं। इसी पढ़कर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं और इसकी जो फीस रखी गई वो आपकी 3000 रुपये इसकी फीस रखी गई है। अगर आप इन जो पेड ग्रुप हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं अगर इनकी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एक जो सीट है वो सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे संविधान टोटल जो है 25 भाग हैं, उनको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग जिनमें आर्टिकल 1 से 4 शामिल है।
इनमें संघ का नाम और क्षेत्र संबंधित है। भाग 2 जो है ये नागरिकता संबंधित है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 शामिल है और नागरिकता संबंधित पहलुओं को जो है संबोधित किया गया है। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है और यह संविधान सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है और इसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर जो है 35 शामिल है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें भाग 4 में और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है और यह लोगों के कल्याण के लिए जो है कानून और नीतियाँ बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। भाग 5 जो है यह संघ से संबंधित है। यह आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। भाग जो 6 है यह राज्य संबंधित है। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक शामिल हैं और राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का विवरण देता है। भाग 7 जो है यह संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है और भाग 8 जो है एक केंद्रशासित प्रदेश जिसका उल्लेख आर्टिकल 339 से 243 तक केंद्रशासित प्रदेशों को समर्पित है। भाग 9 आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ के साथ पंचायतों की संरचना और संगठन को संबोधित करता है। भाग 9A जिसमें आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जड जी शामिल हैं, इसमें नगर पालिकाओं पर चर्चा की गई है। भाग 9B यह सहकारी समितियों की चर्चा की गई है। भाग 9 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जिसमें आर्टिकल 244 ए शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर जो है चर्चा की गई है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा की गई है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 245 से 263 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है और संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण की जो है रूपरेखा बताता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे का जो है वर्णन किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 264 से 300A जो है तक शामिल है। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का चर्चा की गई है और इसे जो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य पर चर्चा करते हैं। भाग 14 जो है यह संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर 323 सहित भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से जो है संबंधित है। न्यायाधिकरण की जो चर्चा है वह संविधान 14A में इसकी चर्चा की गई है। चुनाव की जो चर्चा है वह संविधान के भाग 15 में चर्चा की गई है और इसका जो लेख है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक शामिल है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। भाग 15 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और यह जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक शामिल है जो विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधानों को संबोधित करता है। भाग 17 जो है यह राजभाषा संबंधित है। भारत की आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा की गई है और इसमें जो है आर्टिकल 343 लेकर 351 जो है शामिल है। भाग 18 जो है यह आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है और इसका जो उल्लेख है वो 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। बाद में जो है एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए सब आपको डिस्कस कराया जाएगा जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत उत्तर दे सकें। विविध जो है आर्टिकल संविधान के भाग 20 इसमें जो है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 379 से लेकर 392 तक इसका वर्णन किया गया है। 369 से जो है 392 तक इसका वर्णन किया गया है जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। भाग 22 जो है यह संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठन और निरसन संबंधित है। राज्य व्यवस्था जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। हमारा जो पहला अनुच्छेद है संविधान के वह है संघ का नाम और राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 2 में जो है वह नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना संबंधित है और आर्टिकल 3 में राज्य का निर्माण और सीमाओं या नामों परिवर्तन किया जा सकता है और आर्टिकल 12 आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 14 जो है यह विधि की समझ समानता है। आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म पर जो है भेद का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। परीक्षा में आपके डायरेक्ट जो है यह सीधे प्रश्न पूछ देगा कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, ये आपके 17 में है। उपाधियों का जो अंत है ये आपके आर्टिकल 18 में दिया गया है। आर्टिकल 18 में जो है वह उपाधियों का अंत दिया गया है। आर्टिकल 19 में जो है वाक्य स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता जो है वह 6 प्रकार की है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के तहत ही दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांति से और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता है। संघ व संगठन बनाने की, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। किसी
पेशे को करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या आजीविका को करने की स्वतंत्रता है। ये जो सभी स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 में दी गई है। आर्टिकल 20 में अपराधों के 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण दी गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 21 में दी गई है। 6 वर्ष से लेकर जो है 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 का के तहत जो है वर्णित है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जाती है, जिनमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण, ये जो 5 रिट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को भी जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का जो है अधिकार दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी कहा था और उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित वर्णन किया गया है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 48 जो है यह कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 48 का जो है यह पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 49 जो है यह स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल 49 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये आपके आर्टिकल 51 में है। मूल कर्तव्य जो है यह हमारे संविधान के 51 का में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 51 का में। आर्टिकल 52 जो है यह भारत के राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति निहित है। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और भारत के संसद के दोनों सदनों, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं, और साथ में जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और चुनाव का जो आयोजन होता है वो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इसका कराया जाता है। चुनाव जो है ये भारतीय चुनाव आयोग कराता है भारत के राष्ट्रपति पद का। अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष होती है, इसका जो वर्णन है आपके आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएँ हैं वह अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वह आर्टिकल 59 में है। और राष्ट्रपति की जो शपथ का वर्णन है वो आपका आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 63 में भारत का राष्ट्रपति एक होगा, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 63 में किया गया है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसका जो लेख है ये आर्टिकल 64 में है। राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर जो है उपराष्ट्रपति की कार्य करेगा, इसका जो लेख है वह आर्टिकल 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन होगा, उसका जो लेख है यह आपके आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है और इसकी जो शपथ है वो आर्टिकल 69 के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ को। और उपराष्ट्रपति की जो शपथ ये आपके आर्टिकल 69 में है। राष्ट्रपति जो है वह क्षमादान की जो शक्ति है यह बताया गया है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 74 में जो है वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका जो उल्लेख किया गया है आपके आर्टिकल 74 में किया गया है। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए और सहायता देने के लिए राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश की जो सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसके साथ जो है अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 76 में जो है वो भारत का महान्यायवादी संबंधित बताया गया है और वर्तमान जो हमारे महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमनी जो है वो भारत के महान्यायवादी हैं और यह जो है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और इनकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें जितने भी जो पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, जितने भी पदाधिकारी हैं इनके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बना के बताई जाएगी। उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, सारी जो प्रक्रिया है उसको अलग वीडियो में बनाकर जो है उसमें बताई जाएगी। इसमें सिर्फ आर्टिकल आपको सिर्फ एक बार क्लिक कर याद रहे कि किस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है, बाकी डिटेल वीडियोज़ के लिए अलग से कराया जाएगा। और भारत का जो महान्यायवादी होता है यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह जो है किसी भी सदन में उसकी
समितियों में जो है बोल सकता है, लेकिन मत देने का जो अधिकार है वह उससे नहीं है। यह संसद सदस्य नहीं होता, लेकिन उसमें अपनी बात रखने का उसके पास अधिकार होता है, लेकिन जो है वह मत देने का अधिकारी नहीं होता है। आर्टिकल 79 जो है संसद का गठन संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं संसद में हमारे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है वह शामिल होते हैं। राज्यसभा की जो संरचना है इसका जो लेख है आर्टिकल 80 में किया गया है। इसी प्रकार से लोकसभा की संरचना का जो लेख है वो आर्टिकल 81 में किया गया है। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मैक्सिमम हो सकती है आपकी 550 हो सकती है। अनुच्छेद 89 जो है वह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 108 में। इसे जो है संयुक्त बैठक जो बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक का। आर्टिकल 109 में जो है यह धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। लोकसभा में पारित होने के बाद जो है धन विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 110 जो है यह धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिससे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका जो लेख किया गया है वो आर्टिकल 112 में किया गया है। शुरू करते हैं आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जो है यह राष्ट्रपति के पास जो है संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए अध्यादेश जो जारी करता है आपका, इसका जो लेख है आपका आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। वर्तमान में जो है भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का वर्णन आपका आर्टिकल 127 में है। आर्टिकल 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। इसका जो लेख है वो आर्टिकल 143 में है। यह भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख आपका आर्टिकल 148 में है और इसके जो कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन है वह 149 में किया गया है। आर्टिकल राज्य की जो परिभाषा है आर्टिकल 152 में है। राज्यों के राज्यपाल का जो लेख है आपके आर्टिकल 153 में किया गया है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि का जो है उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए जो अर्हताएँ दी गई हैं वो आपके आर्टिकल 157 में दी गई हैं और इसके जो पद एवं शर्तें दी गई हैं वो आपके आर्टिकल 158 में बताया गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो होता है वो आपके आर्टिकल 159 में बताया गया है। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसका जो लेख है वो आपका आर्टिकल 165 में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडलों का जो है गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 169 में राज्य में विधान परिषद का सृजन के बारे में बताया गया है। विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी, इसका जो लेख है आपका आर्टिकल 170 में किया गया है और 171 में जो है विधान परिषदों का संरचना का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में जो है भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदों का गठन किया गया है। आर्टिकल 172 में जो है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की जो चर्चा की गई है आपके आर्टिकल 176 में। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, इसका जो वर्णन है आपका आर्टिकल 178 में किया गया है। और इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होगा या पद त्याग करेंगे या पद से हटाए जाने का जो उल्लेख है यह आपका आर्टिकल 179 में किया गया है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद होगा, इसका जो लेख आपका आर्टिकल 182 में किया गया है। और इनके जो है हटाए जाने, पद रिक्त होने और पद त्याग के बारे में जो बताया गया आपका आर्टिकल 183 में बताया गया है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो बताई गई है आपके आर्टिकल 198 में बताई गई है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 199 में बताया गया है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका जो लेख है आर्टिकल 214 में किया गया है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना आवश्यक है, इसकी चर्चा की गई आपके आर्टिकल 215 में की गई है। उच्च न्यायालयों का गठन संबंधी जो प्रावधान आपके आर्टिकल 216 में बताया गया है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की जो शर्तें हैं वो आपका आर्टिकल 217 में बताई गई है। इसी प्रकार से 218 में जो है उच्च न्यायालय संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना जो उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 218 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान का जो वर्णन आपका आर्टिकल 219 में किया गया है। और 231 में जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, इसका जो लेख है वो 231 होगा। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपका आता है कोलकाता उच्च न्यायालय। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है और पश्चिम बंगाल, 2 जो है क्षेत्र आते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इसी प्रकार से सबसे जो आता है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय आता है, इसके अंतर्गत जो है 4 राज्य के न्याय क्षेत्र आते हैं। चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत पांडिचेरी और तमिलनाडु आते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1862 में हुई थी। मुंबई
की भी जो स्थापना हुई थी, मुंबई हाईकोर्ट की, वह भी स्थापना 1862 में हुई थी। इसका भी क्षेत्राधिकार गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और आपका महाराष्ट्र आता है। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, इसी में से एक अन्य दे देगा, उसी को आपको पहचान करनी होगी। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी जो स्थापना 1947 को हुई थी, इसका क्षेत्र आता है वह चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत इसके जो न्याय क्षेत्र आता है आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मिजोरम आता है और नागालैंड आता है। 4 राज्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। केरल उच्च न्यायालय के केरल और लक्षद्वीप आते हैं। 233 आर्टिकल में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अगला जो है आपका 243 जो शुरू होगा आपका पंचायतों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यह जो आर्टिकल है ये काफ़ी डीप में परीक्षा में प्रश्न पूछता है। पंचायतों जो परिभाषाएं जो दी गई हैं आपका आर्टिकल 243 में दी गई हैं, और ग्राम सभा जो वर्णन आपका आर्टिकल 243 का में है। पंचायतों का गठन जो प्रावधान दिया गया आपका आर्टिकल खा में दिया गया है, कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, वो आर्टिकल 243 खा में है। गाँव में जो है पंचायतों की संरचना कैसी होगी उसका उल्लेख किया गया है। स्थानों का जो आरक्षण है वो आपका आर्टिकल 243 घ में है, और 243 अंगा में जो है पंचायतों की अवधि कितनी होगी इसका जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 243 में किया गया है। सदस्यों के लिए जो निर्हरताएँ होंगी इसका जो उल्लेख है 243 च में किया गया है। 243 छ में जो है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। 243 ज में जो है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियों का वर्णन किया गया है। 243 झ में जो है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का जो है उल्लेख किया गया है। यह जो आपका पंचायतों का वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। और यहाँ के बारे में 243 यहाँ जो आपका पंचायतों के लेखाओं के संपरीक्षा संबंधित वर्णन किया गया है। पंचायतों के लिए निर्वाचन जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 243 ट में है, और 243 म में जो है वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है आपका पंचायतों वाला। और अलग जो वित्त आयोग होता है आपका आर्टिकल 280 में होता है, वह अलग होता है। वस्तु और सेवा कर के संबंध में जो है विशेष प्रावधान का जो वर्णन है वह 246 का में है। आकस्मिक नीति का जो वर्णन किया गया आपका आर्टिकल 267 किया गया है। 275 में कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान का प्रावधान किया गया है वो आपका आर्टिकल 275 दिया गया है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा वो आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग को जो गठन है वो राष्ट्रपति करते हैं, और इसकी जो सिफारिशें वगैरह हैं ये आपके आर्टिकल 281 में है। आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है इसका जो वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 293 में राज्य द्वारा जो उधार लिया था उसका वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार, इसका जो वर्णन है वह 300 का में इसका वर्णन किया गया है। वित्त के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, जो हमारा मूल अधिकार का भी हुआ करता था उसे हटाकर मूल अधिकार से अब यह आर्टिकल 300 का में जो है रख दिया गया है। आर्टिकल 312 में जो है अखिल भारतीय सीमाओं का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग की जो चर्चा है ये आर्टिकल 315 में है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, और इनको जो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि होगी इसका जो वर्णन है आपका आर्टिकल 316 में है। इनके सदस्यों को हटाए जाना और निलंबित किया जाने का जो वर्णन है वो आर्टिकल 317 में किया गया है। निर्वाचन, आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इन सभी जो वर्णन आपका आर्टिकल 324 में है। कुछ 32 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो वर्णन किया गया है आपका आर्टिकल 338 खा में किया गया है। संघ की राजभाषा का जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 343 में किया गया है। राजभाषा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 344 में राजभाषा के संबंध में जो है आयोग और संसद की समिति होगी। राज्य की राजभाषाएं का जो वर्णन किया गया है वो 345 में इसका वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी इसका जो वर्णन आपका आर्टिकल 348 में किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आर्टिकल 351 में दिए गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक आपका ये संघ की जो राजभाषा होगी इसका जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख किया गया है। आपातकालीन प्रावधान से संबंधित कुछ उल्लेख हैं। 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। एक आपातकाल की घोषणा जो होगी ये आपका आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। और राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, इसका जो उल्लेख आपका आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, और अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अभी किसी एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उसकी जो प्रक्रिया है इसका जो वर्णन आपका आर्टिकल 368 में किया गया है। कुछ राज्यों के जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात
के बारे में बताया गया है। नागालैंड का जो विशेष उपबंध है आपका 371 खा में है। 371 खा में असम के बारे में है। 371 गा में मणिपुर के, 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के बारे में बताया गया है। और डा में जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 चा में सिक्किम में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। मिजोरम की जो विशेष उपबंध है आपका आर्टिकल 371 छा में है। 371 जा में अरुणाचल प्रदेश संबंधी विशेष उपबंध है। गोवा के बारे में आर्टिकल 371 जा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 डा में जो है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। इस प्रकार जो है पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग एक एक विशेष पदाधिकारी जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है शुरू करते हैं वरीयता क्रम। भारत में जो वरीयता क्रम होता है पदाधिकारियों का, तो उसमें सबसे पहला जो स्थान था राष्ट्रपति पहले स्थान पर आते हैं, उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर आते हैं, इसके बाद तीसरा स्थान आपका प्रधानमंत्री आते हैं, फिर अपने अपने राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनका जो स्थान था चौथे स्थान पर आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति पाँचवें पाते हैं, फिर इसके बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं, फिर इसके बाद जो है भारत राष्ट्रपति का भारत के मुख्य न्यायाधीश का नंबर आता है, और साथ में जो है लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, ये आपके उप प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। संघ के जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, अपने अपने राज्यों में जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री, और साथ में राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सभी जो है 7वें स्थान पर आते हैं। फिर इसके बाद जो है भारत रत्न से जो भारत रत्न जिन्हें दिया जाता है उन्हें 7A के तहत रखा जाता है। इसके बाद आपके जो भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत हैं, असाधारण और पूर्णाधिकारी और उच्चायुक्त राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने राज्य के बाहर उपराज्यपाल जो अपने राज्य क्षेत्र में हो, इन सब का स्थान आता है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान आता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का इसके बाद जो है स्थान आता है। 9A के तहत आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम लोग कै के नाम जानते हैं। और 10वें जो आते हैं आपके राज्यसभा के उपसभापति आते हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और संघ राज्य के सदस्य, और रक्षा मंत्रालय के लिए रक्षा मंत्रालय के कोई अन्य मंत्री हो सकता है। तो ये जो है क्रम है। विशेष रूप से आप लोग ऊपर का याद कर लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, और इसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री आते हैं, फिर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, और उसके साथ जो है लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों समान पद पर रहते हैं। फिर आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये सभी जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे, भारत के जो इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं उनमें आपका भारत के राष्ट्रपति का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का मुखिया होता है, और यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। आर्टिकल 73 के तहत जो है देश के सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव जो है यह भारत का चुनाव आयोग करवाता है, और भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसमें जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा जो है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। इसमें जो है 2 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनमें आपका दिल्ली और पुडुचेरी है। इन विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वह इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 392 के तहत यह जो प्रावधान किया गया है यह 1992 के 17वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कौन कौन से विधानसभा जो केंद्रशासित प्रदेश की हैं वो भाग लेती हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो आपके दिल्ली है और दूसरे आपके पुडुचेरी है। इसका जो प्रावधान किया गया है ये आपका 17वें संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था। राष्ट्रपति के लिए जो है 50 प्रस्तावक होने अनिवार्य है और 50 आपके अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और प्रत्येक जो उम्मीदवार होते हैं राष्ट्रपति के उन्हें जो है जमानत तौर पर 15,000 रुपये RBI में जो है जमा करनी होती है। और अगर जो उम्मीदवार होता है जो कुल मत डाले गए होते हैं उसका अगर 1/6 अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो यह जो जमानत है राशि वो जब्त हो जाती है। तो 1/6 जो है प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त करना अनिवार्य है अगर आपको जमानत राशि को बचाना है। राष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम जो आयु होती है वह 35 वर्ष रखी गई है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है तो जो न्यूनतम उम्र रखी गई है 35 वर्ष रखी गई है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 60 में इसका उल्लेख किया गया है। व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार भी चुना जा सकता है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जिस प्रकार से अमेरिका में प्रावधान किया गया है। संविधान के उल्लंघन के मामले में आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया सकता है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है और यह जो है महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जो है आरोप तय करने वाले जो सदन है उसका 1/4 सदस्यों द्वारा आरोपों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा और इससे पूर्व जो है राष्ट्रपति को 14 दिन भीतर जो है महाभियोग का नोटिस देना होगा। 14 दिन के जो है नोटिस देना होगा और प्रस्ताव मूल सदन में जो है विशेष बहुमत जो 2/3 होता है उससे पारित होना चाहिए और इसके बाद जो दूसरे सदन में जाएगा वहाँ से भी जो 2/3 बहुमत से
पारित करना अनिवार्य है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो है अभियोग चलाया जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके लिए, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वो किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, किसी भी सदन से शुरू कर सकता है। और इसके लिए 1/4 सदस्य जो है आरोप पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति जो है 14 दिन पहले जो है भेजना अनिवार्य होगा और दोनों सदनों से 2/3 से बहुमत से पारित करना होगा। राष्ट्रपति जो इस्तीफा देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति भारत के बनाए गए थे। वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जो 25 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इससे पूर्व जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। भारत के राष्ट्रपति कुछ लोगों को नियुक्त करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री जो सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम जानते हैं, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति में कुछ विधायी शक्तियाँ उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद को बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। और गतिरोध की स्थिति में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका उल्लेख आपका आर्टिकल 108 में है। बुलाता राष्ट्रपति है और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की जो शुरुआत है भारतीय संसद को संबोधित भी राष्ट्रपति ही करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही जो है कोई भी विधेयक जो है कानून बन जाता है। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। इनके पास जो है संसद द्वारा कोई भी विधेयक पर अपने सहमति वापस लेने की भी शक्ति है, जिसे हम लोग वीटो पावर के नाम से भी जानते हैं। अब तक जो है भारत के राष्ट्रपति जो जैल सिंह रहे हैं, इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को जो है कानून बने रोकने के लिए वीटो पावर का प्रयोग किया था। यह कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को जो है के लिए वीटो पावर का प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 239 में किया गया है। और किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास ही है। राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह इसका जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 123 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति जो है संसद के समझ कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है और वित्त आयोग की रिपोर्ट है। ये सभी जो है संसद के समक्ष जो है रिपोर्ट को रखवाता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। इसका जो वर्णन है आपका आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ करना, राहत देना, छोड़ देना, निलंबित करना या हटाए या कम करने की जो शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सजा के रूप में दी हुई। तो ये सभी जो शक्तियां हैं ये आर्टिकल 72 में दी गई हैं और यह राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। तो ये सभी जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन आर्टिकल 356 में है और वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है आपका आर्टिकल 360 में है। आइए हम लोग देख लेते हैं भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत के जो पहले प्रेसिडेंट बने हैं वह राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन जी तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। वराहगिरी वेंकट रमन गिरी जो है ये चौथे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। पाँचवें राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह सातवें राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। आठवें प्रेसिडेंट जो है यह है श्री वेंकट रमन जी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें प्रेसिडेंट रहे हैं। 10वें जो प्रेसिडेंट रहे हैं वह आर.के. नारायण जी रहे हैं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो हमारे हम सभी के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं आपके ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये 11वें रहे हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके 12वें प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जी ये 13वें रहे हैं। और 14वें जो राष्ट्रपति बनाए गए थे वो रामनाथ कोविंद जी हैं। और वर्तमान जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के उपयोगी है उनको हम लोग कवर करेंगे। उपराष्ट्रपति पद की जो संकल्पना की गई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65 बताया गया है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियाँ या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 66 बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह आर्टिकल 67 बताया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में जो चर्चा की गई है वो आपके आर्टिकल 69 में चर्चा की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है।
अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है आपकी 35 वर्ष आपकी आयु जो है वो पूरी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हों चाहे आपके निर्वाचित हों। और वहीं पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ जो है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, परंतु जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों, दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय लेता है वह उच्चतम न्यायालय लेता है और वही निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाता है। उपराष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं वह आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। चुनाव की जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति बनने की वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। और यह जो है उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका जो चुनाव है वह चुनाव आयोग करवाता है। उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का होता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। और भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में आता है। और वहीं पर जो है राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो किसी भी सदन द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में आता है। अगर कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त होता है तो उसकी जो अधिकतम कार्यकाल होता है आपका 6 माह का होता है। 6 महीने के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। आइए हम लोग भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उनको लोग देख लेते हैं। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरे स्थान पर जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद बीबी गिरी जी थे, गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, डॉक्टर बी जत्ती थे, एम हिदायतुल्ला थे, आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आपके आर के नारायण जी, श्री कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं, जिन्हें यह देखना आसान लग रहा होगा परीक्षा में चाहे आपका राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर इनके कार्यकाल को क्रम में सजाने को आपको परीक्षा दे देगा तो बहुत से लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे परीक्षा में प्रश्न। अब वही 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत हो जाते हैं, तो इसको आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको सदैव याद रहे। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ जी हैं और यह जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है कार्यरत हैं। भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वह DY चंद्रचूड़ जी हैं और यह भारत के 50वें CJI हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी उनको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में जो हमारे CDS हैं वह जनरल अनिल चौहान जी हैं। थल सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं वह जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख जो हैं वह एयर मार्शल VR चौधरी जी हैं और नौसेना प्रमुख हमारे वर्तमान में वह R हरि कुमार जी हैं। इस प्रकार जो है हमारे जो प्रमुख जो सेनापति हैं वो इस प्रकार से हैं। अनिल चौहान जी CDS हैं, मनोज पांडे थल सेना, वायुसेना प्रमुख जो है वह VR चौधरी और R हरि कुमार जी नौसेना प्रमुख हैं। नीति आयोग अक्सर कभी कभी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता रहता है। नीति आयोग जो स्थापना हुई है वह योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग CEO के नाम जानते हैं वह BVR सुब्रमण्यम है। इस प्रकार जो है नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने उनको कवर कर लिए हैं। अगला आपका है भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित है। इसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया है। तो ये आपका संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है भारतीय निर्वाचन आयोग की। और यह जो संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, कार्य, पात्रता आदि का जो वर्णन है इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है वो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। और यही कारण है कि वर्ष 2011 से पूरे देश में प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहले जो यह आयोग था वह 1 सदस्य था। बाद में 1 अक्टूबर 1993 से जो है यह आयोग 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। बीच में जो है 1 सदस्य था, फिर 3 सदस्य होता है, फिर लास्ट में जो है चेंज करके 3 सदस्य बनाया गया। तो 1 अक्टूबर 1993 जो है यह 3 सदस्यीय आयोग बनता है। वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो यह 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। वर्तमान में जो हमारे जो चेयरमैन हैं चुनाव आयोग के वह राजीव कुमार जी हैं।
यह मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। अन्य जो चुनाव अधिकारी वह अनूप चंद पांडे एक हैं, दूसरे आपके अरुण गोयल जी, यह जो है 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष आयु दोनों में से जो पहले हो, और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष जो है वह अधिकतम हो सकता है। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त चुने गए थे, बनाए गए थे, वो सुकुमार सेन है। यह कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो 3 सदस्य जो है निर्वाचन आयोग होता है और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो रिटायरमेंट की आयु आपकी 65 वर्ष है और अन्य की आपकी 62 वर्ष है। वर्तमान में राजीव कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी जो नियुक्ति का वर्णन हो आपका आर्टिकल 148 में बताया गया है और इसके जो कर्तव्यों और शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 149 में इसका वर्णन किया गया है। भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह संघ और राज्यों के खातों का विवरण की देखरेख करता है। इसका जो कार्य होता है वह केंद्र व राज्यों के खातों को विवरण की देखरेख करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष जो पहले हो। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो अपनी रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कैग जो है अपनी जो रिपोर्ट है सालीना वो राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो इसे संसद के पटल पर रखवाता है। कैग को जो राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार जो है हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है इसे नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका जो लेख आपका आर्टिकल 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो हमारे इस पद पर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्री 2024 के हमारे प्रीलिम्स कोर्स शुरू किए गए हैं और यह जो कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यह जो कोर्स हमारे कई टाइप के हैं जिनमें आपका फुल डिस्कशन और फुल पेड ग्रुप जो है आपका इसकी जो फीस रखी है वह 9,000 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपका वो 3500 रुपये का है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है आपका 1200 रुपये का। और यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए हमारा जो कंटेंट तैयार किया गया है वो केवल 844 पेज का कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें पूरा जीएस होगा, पूरा करंट अफेयर होगा। और ये सिलेक्शन मटेरियल फीस रखी गई है आपकी 3,000 रुपये रखी गई है। सिर्फ आप 844 पेज पढ़ के जो है अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन सभी में से कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए 3 नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान कुछ इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक संशोधन हुआ है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था वह भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला जो आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी, जैसे क वर्ग, ख, ग और घा वर्गों में बांटा गया था। इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 4 वर्गों की समाप्ति करके। 10वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, इसमें दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। यही जो है संशोधन अभी एपीएस का पेपर हुआ था यूपीएससी, यही आपका पूछा गया था। 31वां संविधान संशोधन जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 42वां संविधान संशोधन ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कहा जाता है और इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित किया था। और 42वां संविधान जो संशोधन कई बार किस वर्ष हुआ था यह भी परीक्षा में पूछता है। तो आप लोग देख रहे होंगे 4 और 2 6 होता है, लास्ट में इसके 6 ही है। इसी प्रकार से 44वां होता है तो आपका 1978 में होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे 4 4 8 ये आपका 78 में होता है। कभी कभी सन भी पूछ देता है। तो 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे और स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश को जो है इसने प्रभावी बनाया था। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और नया जो है 4 का को रूप में एक नया भाग जोड़ा गया था। और लोकसभा में विधानसभा के जो कार्यकाल में जो है 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। पहले 5 वर्ष का होता था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया था। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी की गई थी। और 5 विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था, उसमें आपका शिक्षा था, वन था, वन्यजीव और पक्षियों संरक्षण, नापतल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन
और संगठन ये सभी को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था राज्य सूची से। 44वां जो संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, जो बढ़ा दिया गया था 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, पूर्ववत कर दिया गया, अर्थात 5 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, इसमें जो है मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का जो अधिकार है वो समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति का शब्द था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था। और इसके तहत जो आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है उनको राष्ट्रीय आपातकाल में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। यही 2 अनुच्छेद है जिन्हें जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 52वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग दल बदल विरोधी के रूप में जानते हैं। इसके तहत संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरहरक ठहराने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विस्तार से 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। यह जो संशोधन हुआ था वह 61वां संविधान संशोधन 1989। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली बनाया गया था। तो यह जो संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इस संशोधन ने दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की थी। तो टोटल जो है दिल्ली में जो विधानसभा सीट आपकी 70 है। और 17वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल किया गया था। तो इससे पूर्व वीडियो में आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है दिल्ली की विधानसभा भाग लेगी और पुडुचेरी विधानसभा भी भाग लेगी। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसके साथ जो है अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या होती है आपकी 18 हो गई थी। इसके बाद जो है टोटल वर्तमान में 22 हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। और इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसे पंचायत नाम दिया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती जो मदें थी आपकी टोटल जो है 39 कार्यात्मक मदें थी, टोटल सब्जेक्ट थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग जो जोड़ा था वो 9 का जोड़ा गया था, जिसे हम लोग नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं। और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जो है 18 सब्जेक्ट जोड़ा गया था। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए जो है वर्ष 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई थी। तो जितनी भी लोकसभा की सीटें पूर्व निर्धारित की गई थी वह उतनी ही रहेंगे वर्ष 2026 तक। यह बताया गया आर्टिकल, यह बताया गया 84वें संविधान संशोधन वर्ष 2001 के तहत। 86वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। इसके लिए जो है आर्टिकल 21 का में घोषणा की गई थी, राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका जो उल्लेख है आपका संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसका उल्लेख किया गया था। 89वां संविधान संशोधन आपका 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। और दोनों ही आयोग में एक सदस्य होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 आपके अन्य सदस्य होंगे, और जिनकी नियुक्ति जो आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद जो आकार होगा वह निश्चित कर दिया गया था। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान है जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। परसेंटेज में देखा जाए 15% और न्यूनतम देखा जाए संख्या में तो आपके 12 से कम नहीं हो सकती है। 92वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और टोटल जो संख्या हो जाती है वो आपकी 22 हो जाती है। टोटल 22 भाषाओं को मानता है हमारे संविधान में। शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थी। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 71वें संविधान संशोधन आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था।
93वां संविधान संशोधन आपका 2005 में था। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में जो है निश्चित क्षेत्र के भी संस्थान शामिल थे। 7वां संविधान संशोधन आपका 2015 में हुआ था, जिसमें भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा जो है समझौता हुआ था। कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश कुछ क्षेत्र जो है भारत को दिया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, ये आपका जीएसटी वाला है, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी जो संविधान संशोधन होता था वो आपका 101वां था 2016 में। 102वां संविधान संशोधन आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो 1993 संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो है राहत दी। 103वां जो संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ था, नागरिकों किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए जो है कोई विशेष प्रावधान करने के राज्य को सशक्त बना था। यह जो आरक्षण था आपका 10% था। EWS वाला जो आरक्षण है, EWS वो आपका यही है। 103वां संविधान संशोधन आपका 2019। 104वां संविधान संशोधन, इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन की जो सीट का जो आरक्षण था उसे जो है समाप्त कर दिया और SC/ST के लिए आरक्षण को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और यह बढ़कर टोटल 2030 तक हो गया था। तो 104वां जो संविधान संशोधन है, इसने एंग्लो इंडियन की सीटों को जो आरक्षण को जो समाप्त कर दिया है और SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतिम जो संविधान संशोधन अभी हाल ही में जो हुआ था वह 106 संविधान संशोधन, इसने जो है लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा कुल सीटों में से जो है 1/3 सीटों को 15 वर्ष के लिए महिलाओं के लिए जो है आरक्षित करने का प्रावधान कर दिया गया है। यह जो प्रावधान हुआ है यह संविधान के 106वें संविधान संशोधन आपका 2023 में हुआ है। तो इस प्रकार जो है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग पॉलिटी के हम लोग सारा कवर कर लिए हैं। आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।